जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों के संग्रह में आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 1 की बात करेंगे। इसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में आज 100 क्वेश्चंस इसमें से कवर करने वाले हैं और इस प्रकार से हम लोग जो वो कंप्लीट 10 सेट हम लोग कवर करने वाले हैं, जहां से आपके 1000 प्रश्न कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट कवर हो जाएंगे। यहाँ से अगर इन 1000 प्रश्नों को अगर आप देख पाते हैं और अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो कह सकते हैं कि एग्जाम में आपके लगभग 50% क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। 50 to 60% हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपके बेसिक भी आने चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें नहीं आपको पता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक होगा हम कुछ कुछ चीज़ों को फैक्ट भी बताने का प्रयास भी करेंगे। पहले सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर बता दें कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर मुख्य रूप में 3 कार्य होता है: यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को लेना, एग्जीक्यूट करना और वांछित परिणाम प्रदान करना। तो ये जो वो 3 जो वो कार्य होते हैं प्रोसेसर के मुख्य रूप में। प्रोसेसर के कई प्रकार होते हैं: सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा डेका कोर प्रोसेसर। इस तरह से प्रोसेसर के कई टाइप भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको जो वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा को ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अब डाटा भी आपको ध्यान रखना है कि डाटा भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे डाटा एक न्यूमेरिक डाटा होता है, अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है, ऑडियो डाटा हो गया, वीडियो डाटा हो गया, ग्राफिकल डाटा हो गया। तो कई प्रकार के डाटा के प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में दी जाने वाली डाटा को मुख्य रूप में क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं, है ना। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात में सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ताओं के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य जो वो आउटपुट कहलाता है। जबकि इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। याद रखेंगे, किसी खास समस्या यानी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाने वाला जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। तो एल्गोरिथम भी आपको याद रखना है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो किसी खास समस्या यानी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लिखा जाने वाला स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना, प्रोसेस जो होता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। जबकि किसी समस्या को डायग्राम के द्वारा स्टेप बाय स्टेप हल करने की प्रोसीजर को फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में कई प्रकार के होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, एरो आदि प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। आते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, है ना। और आउटपुट भी हमने समझ लिया कि कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेसिंग के पश्चात में जो सूचना या परिणाम जो हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जो वो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का, है ना, कंप्यूटर आकलन कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। तो मुख्य रूप में इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब समझिए कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य डाटा संकलन करना, डाटा संचयन करना, डाटा संसाधन करना, ये तीनों तो कार्य हैं ही। इसके अलावे कागज़ का प्रयोग में कमी लाना, पेपरलेस वर्क हो रहा है। इससे क्या कि एक विश्वसनीयता जग रही है ना। विविधता देखने को मिलता है यहाँ पे। विशाल भंडारण क्षमता यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी का यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कम से कम एकदम नाम मात्र का गलती यहाँ पे रहता है। ऑटोमेटिक कार्य जो वो हो पाता है ना। उसके बाद स्फूर्ति के रूप में देख सकते हैं। तो ये सारे इसके जो वो विशेषताएं हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की विशेषताएं भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता है या नहीं है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है।
तो कंप्यूटर में याद रखेंगे चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, है ना, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहते हैं। तो कंप्यूटर में चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा मुख्य रूप में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल डाटा टाइप्स और एक होता है डेराइव्ड डाटा, है ना। एक होता है फंडामेंटल डाटा और दूसरा है डेराइव्ड डाटा। फंडामेंटल डाटा में जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि डेराइव्ड डाटा में आपका एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एनम, यूनियन, ये सभी चीज़ें जो वो डेराइव्ड डाटा का पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को ही सूचना कहा जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुख्य रूप में जैसे सबसे पहले क्या है कि तथ्यों का संकलन होता है ना। सबसे पहले क्या कि तथ्यों का संकलन हुआ, तथ्य यहाँ पे आपके पास में आया, तथ्य को क्या किया आपने? डाटा के रूप में आपने डाला, है ना, डाटा के रूप में। फिर ये डाटा क्या हुआ? डाटा ये प्रोसेस हुआ, है ना, डाटा ये प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद में ये जो वो सूचना निकल करके आती है ना। और यही सूचना जो मिलता है वही हमको आउटपुट कहते हैं। जो हम लोग डाटा डालते हैं वो हमारा इनपुट हुआ और बीच में जो काम होता है वो प्रोसेसिंग का काम होता है ना। तो ये तीनों फंक्शन आपको अच्छे से पता चल गया होगा। डाटा दरअसल क्या है ना कि सूचनाओं, तथ्य तथा आंकड़ों आदि का संग्रह ही होता है ना। तो डाटा क्या है? सूचना, तथ्य तथा आंकड़ों का संग्रह होता है। सूचना को दोबारा फिर से हम लोग क्या कि डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका पूर्ण रूप। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। सीपीयू के अगर भाग की बात करें तो इसमें से आता है, एक तो आता है आपका एएलयू जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, एक आता है कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला हो गया इसमें से आपका आता है मेमोरी यूनिट, है ना, मेमोरी यूनिट एमयू। तो ये जो वो तीनों जो वो क्या है, ये सभी सीपीयू के ही भाग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे तो सीपीयू के विकल्प के आधार पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चिप। दरअसल पेरिफेरल एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त कार्य क्षमता देता है ना। तो याद रखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटा अर्धचालक आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रखेंगे इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन भी है, लॉजिकल ऑपरेशन भी है और डाटा स्टोरेज, ये तीनों जो है वो बुनियादी कार्य में आता है। तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में अगर बात करें तो यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर द्वारा किया गया इनमें से बुनियादी कार्य क्या है? तो आंकिक कार्य करना, तार्किक कार्य करना, डाटा संग्रहण, ये सभी जो वो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर सिस्टम के 4 बुनियादी कार्य निम्न रूप से है, आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया इनपुट आउटपुट, है ना, एक तो आपका हो गया इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, एक तो आपका ये हो गया बुनियादी कार्यों में। दूसरा इसमें से जो आता है वो आता है प्रोसेसिंग, दूसरा इसमें आता है प्रोसेसिंग का, है ना, और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है आपका स्टोरेज का, है ना, स्टोरेज का। उसके बाद चौथा जो इसमें आता है वो आपका आता है कंट्रोलिंग का, है ना, नियंत्रण का। तो ये मुख्य रूप में बुनियादी कार्यों में अगर हम बात करें कंप्यूटर के तो ये बुनियादी कार्यों में शामिल है ना। तो कई बार सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के इनमें से कौन सा बुनियादी कार्य है या कौन सा नहीं है, ऐसे भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी कार्य जो वो कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्यों में शामिल है। इनमें से कौन सा एक नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक जो वो नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है? तो याद रखेंगे एम्प्लॉय एड्रेस जो है वो एक नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है।
जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गैर संख्यात्मक वह डाटा होता है जो प्रकृति में गुणात्मक है और मात्रा या राशि को नहीं दर्शाता है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, गैर संख्यात्मक। और न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, तो न्यूमेरिक डाटा वह डाटा होता है जिसे मापा या गिना जा सकता है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि आज हमारे क्लास में जो 60 छात्र जो थे वो ऑनलाइन थे, जिसमें से 20 छात्र जो वो क्या है गर्ल्स थे, और है ना 20 उसमें से गर्ल्स थी और जो भी बचा वो बॉयज़ थे। तो इस प्रकार से यहाँ से ये सारी चीज़ें जो वो हम न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत कर सकते हैं। हवाई जहाज पर लोड किया गया सामान का वजन जो होता है वो भी जो वो इसी न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आता है। जबकि गैर संख्यात्मक यानी नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता है वो ऐसा डाटा होता है जो प्रकृति में गुणात्मक है, जिसको मात्रा या तो फिर राशि को नहीं दर्शाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैर संख्यात्मक डाटा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एड्रेस इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि किसको जो वो किस सूचना को संशोधित करने वाला एक साधन भी है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं, है ना, सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय, है ना, गणितीय और अगणितीय सूचना को भी संसाधित करने वाला एक साधन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजर के द्वारा जो सप्लाइड डाटा को स्वीकार करना, कंप्यूटर की क्षमताओं की अगर बात करें तो कंप्यूटर की क्षमता जो पहले होते हैं कि यूजर द्वारा प्रदत्त डाटा को स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना, इनपुट संग्रह या स्टोर करके निर्देशों को क्रियान्वित करना, ये सभी जो वो क्या है कंप्यूटर की क्षमताओं का ये हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूजर को आवश्यकता अनुसार से आउटपुट या परिणाम देना, गणितीय क्रियाओं व तार्किक क्रियाओं को क्रियान्वित करना, ये सभी काम जो वो इसके मुख्य रूप में कार्य होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति जो वो अधिक है। तो याद रखेंगे इन दोनों में जब तुलना किया जाता है तो मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति जो वो अधिक होती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो वो हर्ट्ज में मापा जाता है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कंप्यूटर की गति जो वो किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो वो कंप्यूटर की गति मापी जाती है। ये आपको याद रखनी है। इसका अर्थ क्या होता है, मान लेते हैं कि कंप्यूटर की गति जो प्रोसेसर की जो गति होती है वो हर्ट्ज में मापते हैं, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति यदि 1 किलो हर्ट्ज है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि प्रोसेसर 1 सेकेंड में 1024 निर्देशों का पालन करने में सक्षम है। तो याद रखेंगे वैसा कंप्यूटर जो 1024 निर्देशों का पालन करने में सक्षम है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति 1 किलो हर्ट्ज है। ठीक उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के प्रोसेसर 1 सेकेंड में 10,48,576 निर्देशों का पालन करता है तो उसकी गति जो वो 1 मेगा हर्ट्ज होता है। तो ये मान आपको याद नहीं रखना है, एक हमको आपको जो वो एक मोटा मोटी चीज़ें आपको जो वो बता दिए, है ना। 10 लाख लगभग 10,48,576 इतने निर्देशों का पालन अगर कंप्यूटर 1 सेकेंड में कर पाता है या करता है या निर्देशों का पालन करता है, तो उसकी गति जो मापी जाती है हम कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति 1 मेगाहर्ट्ज है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की अधिक है। अगला सवाल है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में लगभग सामान्य होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य कंप्यूटर की तुलना में लगभग समान होती है ना, सामान्य होती है मतलब जनरल होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप में मेमोरी का प्रयोग जो वो डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये तो आपको पता होगा। साथ ही साथ याद रखेंगे कि मेमोरी में वर्ड लेंथ जो है वो जितने अधिक बीट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। तो मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बीट का होगा, कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण की गति भी जो वो उतनी ही अधिक होगी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है।
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को मानव ने ही तो निर्मित किया है, तो कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि नाम दरअसल सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने दिया था, है ना। तो जॉन मैकार्थी के द्वारा ही कृत्रिम बुद्धि, जिसको हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कृत्रिम बुद्धि आखिर में होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आपको भली भांति पता होगा, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि कृत्रिम बुद्धि हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा। तो कृत्रिम बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अब दो होता है, एक तो हो गया कृत्रिम बुद्धि, यानी जो कह सकते कि मानव के द्वारा बनाया गया, या तो हर चीज़ उसका लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड नहीं होता है। जबकि प्राकृतिक बुद्धि क्या हो गया, जो हम लोगों के पास में, जो मानवों के पास में या अन्य जीव जंतुओं के द्वारा जो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। जबकि जो मानव द्वारा निर्मित मशीन या अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कृत्रिम बुद्धि हो गया, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो पहला तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये बिल्कुल गलत है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो ये तीनों तो ऑप्शन सही हैं, जबकि ऑप्शन सी इसमें से जो वो विशेषता कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा शुद्धता के नाम से उसमें से नाम मात्र का अशुद्धि होता है, अशुद्धि वो लगभग होता ही नहीं है ना। इसीलिए एक्यूरेसी के लिए तो भी कंप्यूटर जाना जाता है, तो इसकी विशेषता भी यही है। इसलिए इसका सही आंसर, जो गलत आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाकी के तीन ऑप्शन जो वो सही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन सा शामिल है? तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य, अब कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में अगर बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन और डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। ये सभी जो वो कंप्यूटर के तकनीकी कार्यों का कह सकते हैं कि इसमें से शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी और सी, ये तीनों ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? सीमित है, असीमित है, निम्न है या उच्च है? तो बता दें कि अब जब मानव के द्वारा निर्मित किया गया तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आप में ये सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर भी एक सीमित क्षमता के अनुसार से ही काम करता है। तो कंप्यूटर की क्षमता जो वो सीमित होती है ना। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकेंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम यानी निवेश, आउटपुट, निवेश यानी इनपुट, आउटपुट, सीपीयू या इंटरनेट। तो याद रखेंगे कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में इंटरनेट शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव इंटरनेट उसमें से शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को मुख्य रूप में 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? इनपुट है, दूसरा आपका स्टोरेज है, तीसरा प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है और पांचवा जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह भी सही है। आंकड़े का विश्लेषण अच्छे से कर सकता है, यह सक्षम है उतना। पूर्ण गोपनीयता बनाने में सक्षम है, ये भी चीज़ है। हालांकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लीकेज हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं वो नाम मात्र का ऐसा घटना देखने को मिलता है, नहीं तो लगभग में ऐसा नहीं होता है। चौथा क्या है? कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो कंप्यूटर के मुख्य रूप में जो वो विशेषता देखने को मिल सकता है।
है ना। तो ये कंप्यूटर जो वो इन सभी कार्यों के लिए सक्षम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 और 4 ये तीनों जो आपका दिया हुआ है उत्तर, ये तीनों चारों उत्तर जो वो सही है, बिल्कुल चारों ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर में उसको करने में दृढ़ इच्छा की जरूर आवश्यकता होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कंप्यूटर कभी आपने पढ़ा है, जाना है नहीं है ना, सीखा है, आज अचानक आपको दे देगा लो कंप्यूटर में काम करो, कहाँ से कीजिएगा, तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है ना, जनशक्ति के प्रशिक्षण की जरूरत आवश्यकता होती है, एक अत्याधुनिक संरचना की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी चारों इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में ये सभी चीज़ें आवश्यकता होती है ना। जब ये सभी चीज़ें होंगी तभी किसी भी विधि व्यवस्था में ये सब कुछ सुदृढ़ पूर्वक से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो कंप्यूटर करने का जो कार्य का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रोसेस के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो वो प्रोसेस है। प्रोसेसर के द्वारा, याद रखेंगे, इनपुट डाटा और आंकड़ों को अंक गणित तथा तार्किक निर्देशानुसार से कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे इनपुट है ना, यहाँ पे इनपुट आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट की बात की, ठीक है, इनपुट के बाद में जब ये जाता है तो यहाँ पे आ गया सीपीयू, है ना, सीपीयू हो गया। सीपीयू में यहाँ पे दो होता है, एक तो होता है रैम और एक होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों जो वो सीपीयू के में ही आते हैं। और यहाँ से जो होता है, यहाँ के बाद में ये क्या होता है, आउटपुट। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट, है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस के रूप में याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इनपुट जो डाटा को आप डालते हैं उसके बाद में यहाँ प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे होता है। जैसे ये कुछ इस प्रकार से समझिए ना, मान लेते हैं कि ये गेहूँ पीसने वाला मशीन है, गेहूँ पीसने वाला मशीन है, यहाँ से गेहूँ आपने डाला, यहाँ पे उसका पिसाई हुआ और बाहर निकल करके आटा आया, है ना। तो गेहूँ क्या हो गया, इनपुट हो गया। प्रोसेस में जो आटा पिसाई हो रहा है मशीन में, वो कह सकते हैं कि प्रोसेस हो गया। और आउटपुट क्या हो गया, जो आपका आटा मिल गया, है ना। तो ये आउटपुट के रूप में आप मान सकते हैं। तो चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोसेस। अगला सवाल कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। याद रखेंगे, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या जो भी परिणाम होते हैं उसको उपयोगकर्ताओं के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य जो वो आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य जो वो इनपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर में डाटा और अनुदेश जो डाला जाता है उसको इनपुट कहते हैं, है ना। और जो प्रोसेसिंग के पश्चात हमको सूचना या परिणाम जो हमको मिल करके आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आउटपुट। जैसे कुछ इस प्रकार से समझिए, सबसे पहले आपने क्या है कि किताब कॉपी का जुगाड़ किया, है ना, किताब कॉपी सब कुछ आपने पढ़ने के लिए शुरुआत किया। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या किया, जम करके मेहनत किया। यहाँ पे आपने क्या किया, मेहनत किया, है ना। यहाँ पे क्या किया, आपने सामग्री तैयार किया, पहले पढ़ने का किताब कॉपी आपने तैयार किया, उसके बाद मेहनत किया, उसके बाद में जो मेहनत का फल निकल करके आया वो क्या आया, दो प्रकार से आया। या तो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा आया, या तो आपके पास में एक अच्छा सा रिजल्ट आया, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आया, तो ये निकल करके जो रिजल्ट आता है वही आउटपुट कहलाता है। जो सामग्री आपने तैयार किया कि ताकि वहाँ पे आगे जो जो ज़रूरत पड़ने वाला है, तो उसके लिए जो सामग्री हुआ वो इनपुट हुआ जो आपने दिया, है ना। उसके बाद में जो मेहनत किया, यानी दिन रात जो आपने मेहनत किया, लगन किया, प्रोसेस जो हुआ वो क्या कहलाया, प्रोसेस, यानी जो बीच का प्रोसेस होता है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ, तो गणना का आविष्कार मुख्य रूप में चीन में हुआ था। गणना संयंत्र दरअसल अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। तो गणना संयंत्र जो अबेकस था इसका आविष्कार चीन में हुआ था। साथ ही साथ याद रखें कि फ्रांस के गणितज्ञ एक थे ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन यानी प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था।
तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसके द्वारा जो वो आविष्कार किया गया था, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। वहीं ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का, है ना, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो 1642 में फ्रांस के ब्लेज पास्कल, जो कि एक कह सकते हैं कि एक गणितज्ञ थे, इन्होंने जो वो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। जबकि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, है ना, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो केवल ये मत सोचिएगा कभी कभी कि केवल आप मैथमेटिशियन है तो आप और कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए और कह सकते हैं कि आप अगर मेहनत करने के लिए आप सक्षम है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक गणितज्ञ देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना कुछ अच्छा कर लिए, है ना। तो यही चीज़ है। तो ये जरूरी नहीं कि गणितज्ञ होकर के ऐसा कैसे कर लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो चीन में। गणना का आविष्कार जो वो कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो वो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, तस्वीरें लेना ये किया जा सकता है, संगीत तैयार करना, संगीत रिकॉर्डिंग करना, या अंगुलियों की छाप की पहचान करना। तो कंप्यूटर के द्वारा इनमें से जो काम नहीं किया जा सकता है वो क्या नहीं किया जा सकता है? तो संगीत तैयार करना। संगीत तैयार करना ये कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि संगीत को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो वो कंप्यूटर कर सकता है। संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकता है, अंगुलियों की छाप की पहचान कर सकता है, और तस्वीरें लेना, ये सभी काम जो वो कंप्यूटर कर सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर किस में होते रहते हैं? तो कंप्यूटर में जो वो होते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर पर होते रहते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। याद रखेंगे, मदरबोर्ड से सीपीयू, रैम, एचडीडी, मॉनिटर, बायोस, है ना, सीएमओस, माउस, कीबोर्ड, ये सभी जो वो आदि जुड़े हुए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड के भाग भी कई बार पूछा जाता है, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। मदरबोर्ड में आपका मेमोरी, है ना, मेमोरी, उसके अलावे चिप सेट हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके बाद आपका बस। तो ये सारी जो वो क्या है? मदरबोर्ड के भाग हैं। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो है वो है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। दरअसल 2006 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो की जाती है, लेकिन यह प्रभावी जो होता है वो 2007 में होता है, और यह विश्वविद्यालय जो वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। तो याद रखेंगे, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, जो कि 2006 में इसकी स्थापना की जाती है और प्रभावी होता है 2007 से, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 2006 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 2007 से ये प्रभावी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई? तो कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था की पहल की गई थी? तो यह जो पहल की गई थी वो था कंप्यूटरीकरण करने के लिए अंकगणितीय संस्था। क्या थी? अंकगणितीय संस्था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। अगला सवाल कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग जो वो किया जाता है? तो हम लोग जो व्यक्तिगत तौर पर जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि माइक्रो कंप्यूटर आखिर में होता क्या है भाई? तो याद रखेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी जो वो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एक और आपका सवाल होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइप शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे बैंक हो गया, रेलवे, आरक्षण, रक्षा अनुसंधान वगैरह हो गया, या तो फिर अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप सभी को अच्छे से पता होगा, सिद्धार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है। काफी आसान सा सवाल है। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने बनाया था। हो सकता है कि यह सवाल आपसे पूछ ले कि सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ने सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछ ले तो परम 8000 है ना, परम 8000 जो वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह है ना, तो आर्यभट्ट एक ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो आर्यभट्ट क्या है, यह एक भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह है ना। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1952 ईस्वी में डॉक्टर द्विजिश दत्ता है ना, उसी के द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। तो याद रखेंगे भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो 1952 ईस्वी में डॉक्टर द्विजिश दत्ता द्वारा कोलकाता में भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने, इतने फैक्ट को। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम को के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अगर बात करें कि किस भाग को हम लोग भौतिक रूप से छू सकते हैं, यानी स्पर्श कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका हार्डवेयर है ना। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भाग को हम लोग भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। अब हार्डवेयर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये भी आपको याद रखने, कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर जो भाग है उसको भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है ना। सॉफ्टवेयर यूजर दरअसल क्या है कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को हम लोग भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि 0 से 9 तक की की को क्या कहा जाता है। तो 0 से 9 तक के की को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यूमेरिक की। क्या कहा जाता है, इसे न्यूमेरिक की कहा जाता है। 0 से 9 तक की को न्यूमेरिक की कहलाती है। और कीबोर्ड में दाएं और कैलकुलेटर के में कह सकते हैं कि समान स्थित बटनों की संख्यात्मक कीपैड कहलाता है। फंक्शन बटन की भी आपको पता ही होगा, जैसे F1, F2 इस तरह से करके आपका F12 तक आपको एक बटन दे रखा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं है ना, फंक्शन बटन। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल कि फिजिकल पार्ट्स फिजिकल पार्ट्स कहते हैं। तो फिजिकल पार्ट्स किसे कहा जाता है, तो फिजिकल पार्ट्स जो वो हार्डवेयर को कहते हैं। किसे कहते हैं, हार्डवेयर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर का वह भाग जिसे देख या स्पर्श कर सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये सभी जो वो हार्डवेयर के भाग हैं है ना। तो मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर ये सभी जो वो हार्डवेयर के भाग हैं, जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए हम लोग जो वो करते हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है। तो कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी। कंप्यूटर ऑफ करने पर मेमोरी कंटेंट जो वो नहीं रहता है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वो प्राथमिक या तो फिर मुख्य मेमोरी कहलाता है। तो वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग प्राथमिक यानी प्राइमरी या तो फिर मेन मेमोरी कहते हैं। जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर अगर संग्रहित डाटा जो वो नष्ट हो गया तो वो अस्थायी मेमोरी कहलाता है। यानी किसी मेमोरी में हमने जो वो डाटा रखा हुआ है, लेकिन जैसे विद्युत सप्लाई बंद हुआ वो क्या हुआ, वो सारा डाटा जो वो आपका नष्ट हो गया, तो वो अस्थायी मेमोरी कहलाता है ना।
जबकि जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है तो वो स्थिर या तो फिर अस्थायी मेमोरी कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये माफ कीजिएगा यूटिलिटी, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूटिलिटी। याद रखेंगे यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। अब दरअसल यहाँ पे यूटिलिटी है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो जो कार्य क्षमता होता है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वही करता है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो कई सारे उदाहरण है। डिस्क फॉर्मेटिंग है ना, डाटा या फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी है, फाइल मैनेजर है, एंटीवायरस यूटिलिटी है, डिस्क क्लीन अप है, बैकअप प्रोग्राम है, डिस्क फॉर्मेंटेशन है, जैसे कई सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक बॉक्स में है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो वह एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सबसे या सर्वाधिक जो वो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सिस्टम यूनिट जो वो एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के प्रकार क्या क्या हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, टैबलेट पीसी सिस्टम यूनिट, उसके अलावा हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम यूनिट होता है। ये सभी जो वो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित या नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित या नियंत्रित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं उसे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के याद रखेंगे कुछ प्रकार में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्न हम लोग जब देख रहे थे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने ये देखा था कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 हमने वहाँ पे प्रकार देखा था। पहला जो देखा था वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हम लोगों ने क्या बात किया था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो हम लोगों ने बात किया था वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर के प्रकार हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप जो है वो यूपीएस है। क्या है, यूपीएस, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। एक और शब्द यहाँ से पूछा जाता है, यूपीएस तो आपको बता दिए, है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और एक होता है सीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या होता है। तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट जो है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो फिर आपका कह सकते हैं कि हार्डवेयर होता है या तो फिर सॉफ्टवेयर होता है।
तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट जो वो या तो हार्डवेयर होगा या तो फिर सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यहाँ बताता है कि उसे बताता है। कहता है कि अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इसमें से याद रखेंगे, इसमें से क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे एक कंफर्टेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, समझने योग्य होता है, सामर्थ्य होता है, एफोर्डेबिलिटी होता है, सटीकता यानी एक्यूरेसी हमको मिल जाता है, और भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्दी होता है ना, भरोसेमंद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे फायदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश का निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश का निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य जो वो यूटिलिटीज हैंडल कर सकता है। क्या है? यूटिलिटीज जो वो हैंडल कर सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने के उद्देश्य क्या है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने के उद्देश्य हैं, सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने में, अशुद्धियों को दूर रखने में, और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों को संपादित करना। ये सभी जो वो उद्देश्य है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए हम लोगों को जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ना। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी भाग होते हैं, एक तो होता है आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी एप्लीकेशन। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में याद रखेंगे एक तो आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? तो आपका हो गया विंडोज, है ना, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, उसके अलावा मैक ओएस होता है ना, मैक ओएस होता है। जबकि यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है, एक आपका आता है कंपाइलर, है ना, एक आपका आता है कंपाइलर, दूसरा आपका आता है असेंबलर, और तीसरा आपका इसमें देखने को मिल जाता है वो है इंटरप्रेटर, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको दो भाग देखने को मिलता है मुख्य रूप में, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो वो प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे र छूट गया है, प्रोग्रामर इसको कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामर का कार्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम को तैयार करना, उसका टेस्टिंग करना यानी जांच करना, खामियों यानी जो भी बग्स हैं उसकी पहचान करना, और उसमें से डीबगिंग मतलब सुधार करना, है ना। तो कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि डीबगिंग का अर्थ क्या होता है? डीबगिंग का अर्थ क्या होता है? यहाँ से भी एक कंप्यूटर शब्दावली से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ पूछा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा में बग्स किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ होता है, खामियां जो होता है, उसकी पहचान करना ही क्या कहलाता है? बग्स कहलाता है। जबकि डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग कहलाता है जिसमें से हम लोग सुधार कर लेते हैं, है ना, उसको जैसे खामियों का पहचान करना वो बग्स कहलाया, और जो उसकी खामियों को सुधार कर लेते हैं उसको डीबगिंग कहा जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं?
तो याद रखेंगे कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग जो वो किया जाता है। चलिए, जब बाइनरी अंकों पर साधारण अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि जब संपादित की जाती है तब इसे बाइनरी अंक गणित भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में दो अंकों का प्रयोग होता है, एक तो आपका 0 है और एक है आपका 1, है ना। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बीट भी कहते हैं। तो दशमलव पद्धति में के आधार पे अगर बात करें तो दशमलव पद्धति में आधार जो होता है वो 10 होता है ना। दशमलव पद्धति में जो आधार होता है वो 10 होता है, जबकि द्विआधारी संख्या पद्धति में आधार जो होता है वो 2 होता है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए जो बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जैसे MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS आउटलुक। ये सभी क्या है कि ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम निम्न रूप में, ये सभी हमने आपको बता दिया है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वह प्रयोगकर्ताओं का डाटा करने देते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर डाटा एकत्र करने, है ना, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि प्रयोगकर्ता का डाटा इनपुट करने देते हैं। क्या है, डाटा इनपुट करने देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन, है ना, कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन के बाद में प्राप्त परिणाम को ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात में सूचना या परिणाम को ही जो वो क्या कहा जाता है, प्रदर्शित करने का कार्य जो वो आउटपुट कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है। अगला सवाल है कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है। यानी यहाँ पे 4 दिया हुआ, इनमें से कौन सा एक संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी पेरिफेरल। पेरिफेरल जो वो यहाँ से इन शब्द में जो वो एक अलग है। याद रखेंगे विकल्प में सूचीबद्ध 4 शब्दों में अगर बात करें तो पेरिफेरल जो वो संबंध नहीं है। कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट और सहायक डिवाइस जो होते हैं उसको जो वो पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट और सहायक डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस के प्रकार क्या होते हैं, तो पहला तो एक तो आपका होता है इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस यानी आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस, जिसमें से CD, DVD, रोम, वीडियो कार्ड, इंटरनल मेमोरी ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि बाहरी पेरिफेरल डिवाइस जो होता है उसमें से आपका आता है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ये सभी जो वो आपका आता है बाहरी पेरिफेरल डिवाइस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या है और कई में ये भी होता है, यानी प्रत्येक कंप्यूटर में क्या है और कई कंप्यूटर में यह भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो ये तो आपको पता है कि प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है, जबकि याद रखेंगे साथ ही साथ कई कंप्यूटर में, है ना, कई में जो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है, कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर अगर कहता है कि हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है, ईंधन है। फिर से एक बार समझिए यहाँ पे चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो वो हार्डवेयर है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को कई भागों में बांटा गया है, जैसे इनपुट यूनिट,
भंडारण कह सकते हैं कि भंडारण यूनिट या स्टोरेज जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। उसके अलावा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में आपको पता है कि मदरबोर्ड, सीपीयू और आपका आता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और चौथा इसका जो भाग होता है वो आउटपुट यूनिट होता है। तो ये सभी जो वो किसके भाग हैं, ये सभी जो वो कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को इन 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से भी सवाल आपके कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्री स्कोर को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को हम लोग पासवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पासवर्ड्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पासवर्ड का प्रयोग जो वो डाटा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीयता बनाने रखने के लिए या बनाया जा सकता है, जिसके कारण से पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये तो आप सभी को भली भांति पता ही है, क्योंकि अभी के समय में हर मोबाइल में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। एक से एक पासवर्ड है, कोई फेस लॉक लगा करके रखा है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये कह सकते हैं कि सबका अपना अपना गोपनीयता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या तो फिर बदल सकता है। यही कारण है कि आज को हर कोई जो वो अपना पासवर्ड लगा करके रखता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर किसको इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर जो वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग जो वो आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को जो वो बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। किस रूप में, तो बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो भी प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति है, जैसे एक तो आपका होता है द्विआधारी संख्या पद्धति, एक होता है ऑक्टल संख्या पद्धति और एक आपका है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या आप सभी को पता है कि बाइनरी संख्या 0 और 1 है ना। कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी सिस्टम जो संख्या होता है वो होता है 0 और 1। यहाँ पे याद रखेंगे इसे जो वो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑफ, है ना। इसे कहा जाता है ऑफ और इसे कहा जाता है ऑन, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको पूछा भी जा सकता है, यहाँ पे कई बार सवाल जो वो इससे पूछा भी गया है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो वो इन्हीं संख्याओं का उपयोग कर बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो बनाया जाता है वो इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं तो कई सारे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस कोसेंट जो है इसका एक विशेषता नहीं है। अब तो सवाल बन सकता है कि आखिर में कंप्यूटर की विशेषता है क्या क्या। तो पहले तो ये तीनों हो गया, स्पीड, त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी और डाटा स्टोरेज, ये तीनों तो है ही। इसके अलावे है ना गति तो हमने आपको बता ही दिया, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक ये काम करता है, त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। अस्थायी भंडारण क्षमता होती है, डाटा स्टोर के रूप में ये होता है, विशाल भंडारण क्षमता होती है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता इसके पास होती है, विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है, पुनरावृत्ति किया जा सकता है, स्फूर्ति है, गोपनीयता देखने को मिलता है, कार्य की एकरूपता होती है, विश्वसनीयता देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और धीरे धीरे ये पेपरलेस भी हो रहा है, कागज़ का प्रयोग जो उसमें से धीरे धीरे कमी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से कई इसके विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। एक कंप्यूटर के निम्नलिखित याद रखेंगे 4 भाग होता है। इसके बारे में तो पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जैसे एक तो हो गया निविष्ट युक्ति यानी इनपुट हो गया, संसाधन है ना, तीसरा हो गया आपका निर्गम युक्ति और चौथा हो गया भंडारण युक्ति, है ना। चलिए ये सब चीज़ें आपको याद होगा। अगला सवाल कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो वो सही है।
तो कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसका आंसर जो वो जानेंगे। कहता है कि कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी गलत है ना, जब तक उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक वो कैसे काम करेगा। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, तो ये भी गलत है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। इस सवालों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक, केवल कंप्यूटर का जनक नहीं बोला गया है। केवल कंप्यूटर का जनक होता तो हम लोग बोलते चार्ल्स बेबेज, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है ना। तो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक जो वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को जो वो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, जबकि कंप्यूटर का जनक जो वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, ये तो हमने आपको बताया ही है ना। साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ बताया था कि 1622 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा जो एक फ्रांसिस थे, यानी कह सकते कि फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्होंने प्रथम गणना मशीन का आविष्कार जो वो किया था। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, जबकि यूनिवैक जो वो प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। तो पहला यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था, तो उसका नाम है यूनिवैक। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। साथ ही साथ याद रखेंगे प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जो था, है ना, इंटेल 4004 ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है जिसका निर्माण 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इंटेल 4004 ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है जिसका निर्माण 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंटेल कंपनी ने इसका जो वो निर्माण किया था। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखना कि प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण जो वो 1977 ईस्वी में किया गया था जिसका नाम था एप्पल 2। क्या था? उसका नाम था एप्पल 2, है ना, एप्पल 2 जो वो इसका नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग, केवल कंप्यूटर का जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज, दोनों याद रखने हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो वीआर इसका कई बार सवाल यहां से पूछा जाता है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। वर्चुअल रियलिटी इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। अब एक तो हो गया वीआर, इसके बारे में हमने बात किया। एक होता है वैन, VAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैल्यू एडेड नेटवर्क। एक होता है आपका VDT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। एक होता है आपका VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये फुल फॉर्म होता है इसका। एक होता है आपका वॉल्ट, ये आपने कई बार सुना होगा, है ना, वॉल्ट। तो वॉल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ आपने कई बार पढ़ा होगा URL, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। WLL वायरलेस लोकल लूप इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कई सारे फुल फॉर्म में भी आपके प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक जो वो माना जाता है? तो याद रखेंगे विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक जो वो माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर में इसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, आखिर में इनका योगदान क्या रहा है? तो आपको याद होगा कि पहला सुपर कंप्यूटर वर्ष 1991 में
परम 8000 का निर्माण किया गया था, इनमें इनका योगदान काफ़ी अहम था, है ना। ये तो आपको पता है कि परम 8000, है ना, परम 8000 ये आपका जो वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कब इसका निर्माण किया गया था? वर्ष 1991 ईस्वी में, है ना, जिसमें से विजय भाटकर जी का अहम योगदान देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से उसके बाद में 1998 ईस्वी में परम 10,000 का निर्माण जो वो किया गया था। फिर उसके अलावा सीडेक, ER, DC, IIT, MK, आदि जैसे संस्थानों की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अब यहाँ पे एक आपको नाम दिख रहा होगा, जयंत नरलीकर। जयंत नरलीकर, तो जयंत नरलीकर और सर फ्रेड रॉयल, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने साथ मिलकर के रॉयल नरलीकर सिद्धांत विकसित इन्होंने किया था। ठीक है, एक और आपको नाम दिख रहा है नंदन नीलेकनी। तो नंदन नीलेकनी, ये आपको पता होगा इन्फोसिस के ये सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ISCII, इसका सही पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका जो वो फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से भी सवाल आपसे जो वो पूछे जाएंगे। इसका फुल फॉर्म से कई सारे सवाल जो वो परीक्षा में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। अगला सवाल है कि ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का नाम, पूरा नाम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। तो लिखेंगे नहीं, लिखा हुआ तो है ही, इसलिए इसमें से याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो वो ENIAC का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ENVAC, है ना, ENIAC। एक तो हो गया ये EDVAC, उसके बाद हो गया आपका यूनिवैक, ये सभी यूनिवैक 1, ये सभी जो वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में IBM 1401, यूनिवैक, PDP-8, ये सभी आया। तृतीय पीढ़ी में IBM 360 और PDP-11 जैसे जो वो कंप्यूटर आए थे। चौथी पीढ़ी में IBM PC और एप्पल PC आया। फिर पांचवी पीढ़ी में IBM नोटबुक, पेंटिनम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सभी जो वो कंप्यूटर जो वो देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने 1834 ईस्वी में इसका निर्माण जो वो किया था इन्होंने। इसके अलावा 1822 में गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था लेकिन गणनाएं कर सकता था, है ना, भाप से चलता था लेकिन गणनाएं कर सकता था। एनालिटिकल इंजन का पहला प्रोग्राम लेडी एडा अगस्टा, है ना, लेडी एडा अगस्टा ने डाला था। तो एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम जो डाला था वो किसके द्वारा? तो लेडी एडा अगस्टा ने डाला था। तो यहां से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखेंगे 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो वो मनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक जो वो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। तो कई बार सवाल यहां से भी पूछा गया कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने अल्टेयर 8800 को 1974 ईस्वी में 1974 में उतारा था। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर को खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है। किसे? डेडिकेटेड कंप्यूटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। कहां पे लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। 1952 में डॉक्टर द्विजेश दत्ता द्वारा इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम तो आपको पता ही होगा, सिद्धार्थ था, जो कि पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था, तो सिद्धार्थ। इसके अलावा भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? तो पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को एक्स पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स पंच कहते हैं। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलेरिथ के द्वारा किया गया था। पंच कार्ड का उपयोग दरअसल टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने आदि मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें 5 छेद होता है, बना करके उसमें कंप्यूटर में डाला जाता है तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था, है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है पंच कार्ड के बारे में। एडवेक का फुल फॉर्म बताएं। तो एडवेक का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। देख लीजिए कहां पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवेक कंप्यूटर का विकास वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। वॉन न्यूमैन के द्वारा एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, है ना। तो एडवेक भी याद रखेंगे, यह प्रथम पीढ़ी का ही कंप्यूटर माना जाता है। एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? अब यहां पे एक चीज और पूछा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बोलते हैं तो ऐसे तो हम लोग लिखते थे एबीसी, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में इसका फुल फॉर्म होता है एटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, है ना। एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है, ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। तो जॉन मैकार्थी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया है। यह एक ऐसा सिमुलेशन है जिसे मशीन को इंसानी बुद्धि से लैस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः 3 प्रोसेस होते हैं। पहला आपका होता है लर्निंग, दूसरा होता है रीजनिंग और तीसरा होता है सेल्फ करेक्शन। ये तीनों चीजें आपका जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का में मुख्यतः 3 प्रोसेस है। इस तकनीक में क्या होता है कि ज्ञान को ऐसे नियमबद्ध तरीके में रखा जा सकता है जिससे इसका इस्तेमाल बहुत प्रभावी रूप से किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग क्या क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कंप्यूटर गेम में, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में, प्रवीण प्रणाली में, दृष्टि प्रणाली में, वाक पहचान में, बुद्धिमान रोबोट वगैरह बनाने में, ये सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो काफ़ी आसान सा सवाल है ना। आर्टिफिशियल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए कंप्यूटर का जनक जो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। तो याद रखेंगे पास्कलाइन कैलकुलेटर जो वो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो सबसे पहला जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, तो उसमें से निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। जैसे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो वहां पे ट्रांजिस्टर देखने को मिला। पहला तो जो था वो था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया आपका ट्रांजिस्टर। तीसरा पीढ़ी में आता है, जब तृतीय पीढ़ी आता है तो वहां पे आ गया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इंटीग्रेटेड चिप आ गया। उसके बाद चौथी पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी जो था वहां पे आ गया आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया। उसके अलावे पांचवी पीढ़ी में ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, है ना, इंटरनेट आदि का विकास जो वो इस पांचवी पीढ़ी में आ जाता है। तो याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब आधारित जो था वो
पहली पीढ़ी कंप्यूटर पर आधारित था। अगला सवाल है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो था वो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 में एक यांत्रिक गणना का मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन को डिफरेंस इंजन नाम दिया गया था। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस जो कि 1943 में इसका निर्माण किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर डिवाइस था, इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC, है ना, ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। दरअसल ENIAC का ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो वो ENIAC था, है ना। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। JW मॉसली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट, ये दोनों के द्वारा प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इन दोनों के द्वारा जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका ENIAC, है ना। ENIAC जो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। डगलस एंजेलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो जो कंप्यूटर माउस था, तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार, है ना, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सवाल और पूछा जाता है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो वो मार्टिन कूफर के द्वारा किया गया था, जबकि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलान सुगर्ट के द्वारा किया गया था। USB का जो आविष्कार करता है वो है अजय भट्ट, है ना। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि USB का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अजय भट्ट के द्वारा USB का आविष्कार किया गया था। जबकि डायनामिक रैम का आविष्कार रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था, और वहीं पे डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल के द्वारा किया गया था। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरह के सवाल आपसे कई बार सवाल यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। कई सारे सवाल ऐसे हैं जो कि रिपीटेड सवाल है ना, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्लॉप्स यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फ्लॉप्स लिखेंगे हम लोग इस तरह से, है ना। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है? तो ग्राहक व व्यापारी के बीच में ई कॉमर्स का जो माध्यम है वो क्या है? तो वो है इंटरनेट। क्या है वो माध्यम? है इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार माइकल एल्ड्रिच ने 1979 ईस्वी में किया था। 1979 में माइकल एल्ड्रिच के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया गया था। ईबे तथा अमेजन, है ना, अमेजन, ईबे तथा अमेजन, है ना। तो अमेजन के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये दोनों ऑनलाइन वेबसाइट की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों की शुरुआत जो वो क्या हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था।
चलिए अगला सवाल कि एआई का पूरा नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धि का जनक जो वो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, इसके बारे में पहले चर्चा हमने कर लिया था। कोविड-19 से निपटने के लिए माई गवर्नमेंट द्वारा, यानी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा संचार सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस यानी SUPAC सुपेस का उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहमत करना है। तो याद रखेंगे इसका कई सारे यूज भी होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसी समय एक प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 5I का प्रोत्साहन दिया था, जिसमें से 5I में एक था इंक्लूसिवनेस, है ना, इंटीजेनिसेशन यानी स्वदेशीकरण, एक था इनोवेशन यानी नवाचार, एक था इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना में निवेश, और पांचवा था इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ये 5I का उन्होंने जो वो एक सूत्र भी दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU का काम क्या है? CPU का काम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो वो डी हो जाएगा सही आंसर। अब सवाल उठता है कि CPU का तो आखिर में मुख्य कार्य है क्या? तो इनपुट डाटा को निर्देशानुसार से प्रोसेस करना, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम है कि कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, और कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। ये सभी कार्य जो वो CPU के मुख्य कार्यों में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी कार्य इसमें से शामिल नहीं है ना CPU में। अगला सवाल है कि ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसके बारे में पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य जो स्थापित करने का काम करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट जो वो ये सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? तो सुपर कंप्यूटरों के साथ में जो प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जो जुड़ा होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका फ्लॉप्स प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है ना। तो ये आपको अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा। 1940 के दशक में ENIAC आया था, है ना, जिसका था 10⁻² यानी 100 फ्लॉप्स था उस समय यूनिट उसका। जैसे 1950 के दशक में आता है IBM 704, तो उसमें 7 का पावर 3 फ्लॉप्स हो जाता है, यानी किलो फ्लॉप्स उसका जो वो यूनिट हो गया। जब 1960 के दशक में CDC 660 आया तो उस समय उसका जो फ्लॉप्स हो गया वो क्या हो गया? 10⁻6 यानी मेगा फ्लॉप्स हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मेगा फ्लॉप्स। 1980 में क्रे 2 आया, क्रे 2 जिसका जो फ्लॉप्स था वो 10⁻9 हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग गीगा फ्लॉप्स। इसको बोलते हैं गीगा फ्लॉप्स। इसका यूनिट जो वो गीगा फ्लॉप्स हो गया। फिर 1990 ईस्वी में ASCII रेड आया, जिसका फ्लॉप्स हो गया 10⁻12, और इसको हम लोग मापते हैं टेरा फ्लॉप्स में। इसको क्या बोलते हैं? टेरा फ्लॉप्स। और फिर उसी तरह से 2010 ईस्वी में एक आया जगुआर, जिसका था जो आपका फ्लॉप्स बन गया वो बन गया 10⁻15, और इसका जो यूनिट था वो था पेटा फ्लॉप्स। इसका यूनिट जो था वो क्या था? पेटा फ्लॉप्स। तो ये सभी चीज़ें समय समय पर जो वो इसका कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कंप्यूटरों का विकसित हुआ, लोग जुड़े है ना, सुपर कंप्यूटर के साथ में फ्लॉप्स प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लॉप्स। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का जो सिद्धांत है वो क्या है? वो है गणना एवं तर्क। क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गणना एवं तर्क, है ना। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कार्य सिद्धांत के अनुसार से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है।
कार्य सिद्धांत के अनुसार से। कौन कौन सा? एक तो आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, वर्षामापी आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। फिर दूसरा इसमें से आता है जो कार्य सिद्धांत के अनुसार से कंप्यूटर के अगला भाग जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें से आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आदि के उदाहरण आते हैं। और तीसरा आता है इसमें से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कहता है कि डिजिटल थर्मल मीटर, एमआई स्मार्ट वॉच, पेट्रोल पंप पर लगा मीटर, हार्ट बीट ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र जो होता है, सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं, है ना। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि डिश का संबंध है, डिश का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे डिश का संबंध जो वो सैटेलाइट कनेक्शन से है। किसके है? सैटेलाइट कनेक्शन से है। अब सेटअप बॉक्स, जो सेटअप बॉक्स जो होता है सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे डिकोड करके टीवी तक पहुंचाता है। ये सेटअप बॉक्स क्या होता है? तो आपने अच्छे से देखा होगा, जहां पे डीटीएच वगैरह का जो केबल जाता है तो वहाँ पे एक सेटअप बॉक्स लगा होता है, और वो बॉक्स में क्या करता है कि पहले सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसे डिकोड करके टीवी तक पहुँचाता है। डीटीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डायरेक्ट टू होम। ये डीटीएच के बारे में आपको पता ही होगा। डीडी फ्री डिश का प्रसारण GSAT-15 उपग्रह के द्वारा किया जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि डीडी फ्री डिश जो है ना, डीडी फ्री डिश जो है उसका जो प्रसारण होता है वो किस उपग्रह के द्वारा होता है? तो GSAT-15 इसके द्वारा ही जो भी डीडी फ्री डिश जो का प्रसारण होता है वो इसी उपग्रह के द्वारा ही, इसी उपग्रह के मदद से ही किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बिना प्रोसेसिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Z1, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दरअसल जर्मन सिविल इंजीनियर जो था, जिसका नाम था कोनराड जेन्से, है ना, उन्होंने 1938 में दुनिया का पहला बिना प्रोग्रामल मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, और उन्होंने उसका नाम जो वो दिया था Z1, है ना। Z1 का असली नाम क्या था? V1 फोर वर्सेस मॉडल कह सकते हैं कि ये था, है ना। तो उस समय उसका नाम जो था वो V1 था, बाद में उसका नाम जो वो बदल करके कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो वो मुख्य रूप में किससे बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। जैसे एक होता है SSI यानी लघु स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI, एक होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, और एक होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो VLSI उसको बोला जाता है ना। ये सबका क्षमता अपना अपना क्षमता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार अगर देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प के आधार पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलान S ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। तो एलान M ट्यूरिंग, नाम याद रखेंगे, हम एक बार लिख दे रहे हैं, इसका नाम आपको याद रखने हैं, डॉक्टर एलान M ट्यूरिंग, एलान M ट्यूरिंग, है ना। तो ये नाम आप याद रखेंगे। इन्हीं को जो वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन एटनासॉफ के द्वारा और क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए दोनों चीज़ में थोड़ा सा अंतर होगा तो सवाल आप गलती करके बैठ जाएंगे। अगर केवल पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो एलान M ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार दो व्यक्तियों ने मिलकर के किया था। एक था जॉन एटनासॉफ और दूसरा थे क्लिफोर्ड बेरी। ये दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। याद रखेंगे अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मोस्ली, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसका नाम था ENIAC, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन M ट्यूरिंग। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर युक्ति जो वो प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए जो वो उत्तरदायी है।
इसके बारे में हमने पहले बता दिया कि किस पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था, किस हार्डवेयर का प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें से निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर होता था, यूज होता था। द्वितीय पीढ़ी में आया ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप आ गया, एसएसआई आ गया, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद एमएसआई आया यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया इसी में, तृतीय पीढ़ी में ही। चौथी पीढ़ी में आया यूएलएसआई, है ना, अल्ट्रा लार्ज, है ना, अल्ट्रा लार्ज जो वो स्केल इंटीग्रेशन आया, है ना। और पांचवी पीढ़ी में आया यूएलएसआई और एसएलएसआई, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे सवालों के भी जवाब आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया, इंटेल 4004, है ना, इंटेल 4004, जिसको इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में, है ना, 1971 में बाजार में उतारा गया था, जबकि इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि आविष्कार कब हुआ था प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का, जिसका नाम था इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने बनाया था, 1969 में इसका आविष्कार किया गया था और मार्केट में जो उतारा गया 1971 में इसको मार्केट में उतारा गया। अगर पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर क्या नाम क्या था, तो उसका नाम था शक्ति, जिसका निर्माण जो वो IIT मद्रास ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला आम इस्तेमाल होने वाला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो था इंटेल 8080, है ना, जो है ये बाजार में कह सकते हैं कि पहला आम इस्तेमाल के लिए यानी जनरल यूज के लिए जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 8080 था। अगला सवाल है कि एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? तो एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में जो इंटेल को सफलता मिली वो कब मिली थी? ये सफलता उनको जो वो 1971 में मिली थी। इंटेल तथा AMD ये दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं, ये आपको याद रखनी है, हाँ ना। इनके द्वारा निर्मित कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर हम लोग बात करें या CPU चिप का, तो वो है इंटेल पेंटिनम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, है ना। जैसे कई सारे हैं, एटम है, AMD एंथलोन है, AMD ड्यूरोन है, इंटेल कोर 2 ड्यू है, जैसे कई सारे जो वो माइक्रो प्रोसेसर और CPU का चिप का निर्माण इन्होंने किया है। तो इंटेल और ये दोनों कंपनियों AMD, ये दोनों कंपनियों के बारे में आपको ये नाम याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1971 में इनको जो वो सफलता मिली थी। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है? तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर इसकी चरम गति जो वो 100 गीगा फ्लॉप्स है। कितना है? 100 गीगा फ्लॉप्स है। सुपर कंप्यूटर में मेंटिसा में जो वो कुल 16 अंक होते हैं। कितना होते हैं? 16 अंक होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक्सपोनेंट रेंज जो होता है वो प्लस माइनस कह सकते हैं कि 300 होता है ना। एक्सपोनेंट रेट इसका जो होता है रेंज होता है वो इतना होता है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की गति 0.25 नैनो सेकेंड पर बाइट होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन प्रकार के शिल्प आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता है? तो नेपियर्स बोन जो है वो क्या कि जोड़ और भाग ये दो काम जो वो अबेकस से अधिक कर सकता है। नेपियर्स की हड्डियां एक मैनुअल रूप से संचालित की गणना के लिए द्वारा बनाई गई डिवाइस है, जबकि नेपियर साथ ही साथ याद रखेंगे नेपियर्स बोन का सेट जो वो 10 हड्डियों से बना होता है, जिसमें से 9 1 और 9 के बीच में, है ना, 9 जिसमें से याद रखेंगे कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि 1 से 9 के बीच में दी गई संख्या के गुणक को प्रदर्शित करते हैं। नेपियर्स की 10वीं हड्डी को सूचांक के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने, नहीं भी याद रखेंगे तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि जोड़ और भाग के मामले में नेपियर्स बोन जो वो अबेकस से अधिक कर सकता है ना। तो ये काम जो वो अधिक कर सकता है, ये आपको याद रखने। सुपर कंप्यूटर में मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो सुपर कंप्यूटर में मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार
है ना। तो इसका आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जो वो किया था 1642 में। फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था और पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये सभी चीज़ों के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्लेज पास्कल। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर था वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसकी जो विशेषताएं थी, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो एनालॉग कंप्यूटर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? तो एनालॉग कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं, जैसा एनालॉग कंप्यूटर एक निर्देश प्रोसेस करने के बाद ही उसका निर्देश जो वो लेता है। दूसरा इसकी विशेषता है कि प्रत्येक ऑपरेशन के लिए अलग डाटा की आवश्यकता होती है। एनालॉग कंप्यूटर तापमान, दबाव, गति या तो फिर कह सकते हैं कि विद्युत प्रवाह के आधार पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं और इसका अधिकांश उपयोग वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप अगर आपसे पूछ ले कोई कि लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप का लाभ क्या है? तो लैपटॉप के कई सारे लाभ हैं, है ना। तो पहले तो इसके बारे में बता दें कि क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तो ये सभी जो वो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और भी क्या क्या लाभ है? तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में भी आ सकते हैं, और लैपटॉप में पावर सप्लाई के लिए चार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत खपत में भी कमी होती है और उच्च बैटरी क्षमता भी होती है। तो ये सभी कुछ लाभ हैं लैपटॉप के। अगला सवाल कि प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो इनके बारे में अगर बात करें कि प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? अब सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी कंप्यूटर के विभिन्न एरर्स होते हैं उसको इंगित करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। साथ ही साथ हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग के लिए सुनिश्चित करना, ये सभी कार्य जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में शामिल होता है। अगला सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताएं। फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताएं। तो इसका नाम था MK1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में फ्लो सॉल्वर ये है क्या? तो याद रखेंगे भारत का ये एक सुपर कंप्यूटर है। भारत के विभिन्न सुपर कंप्यूटर का कुछ नाम हम आपको आज बता देते हैं, इसके बारे में आपको याद रखने हैं। एक आपको नाम याद रखना है अनुपम, एक आपको नाम याद रखना है अनुपम, फिर आपको याद रखना है परम युवा, है ना, परम युवा, परम युवा, ठीक है। एक नाम याद रखना है परम युवा 2, ये तो याद रखेंगे। इसके बाद एक आपको याद रखना है सागा, सागा 220। एक आपको याद रखना है एका, ये सभी भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। उसके बाद है विर्गो, उसके बाद है विर्गो, फिर उसके बाद आपको याद रखना है विक्रम 100, क्या है? विक्रम 100, विक्रम 100। उसके अलावा एक और नाम याद रखना है क्रे XC40, क्रे XC40। उसके बाद फिर आपको ये नाम याद रखना है भास्कर, पेस, फ्लो सॉल्वर। ये सभी जो वो क्या है, भारत के कुछ प्रमुख विभिन्न कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर हैं, है ना। तो ये सभी नाम आपको याद रखना। हो सकता है कि सवाल ऐसा पूछा जाता है कि आपको 2-3 नाम दे देगा और बोलेगा कि ये क्या है, तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है ना। तो ऐसा ऑप्शन में आपको दिया जाता है। अगला सवाल है कि मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। चलिए हम आपको इसका आंसर आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम एक आपसे सवाल करेंगे। मार्क 1
याद रखेंगे यहाँ पे मार्क 1 क्या था, तो मार्क 1 जो था वो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, है ना। तो मुख्य रूप में अगर पूछे कि मार्क 1 क्या था, तो मार्क 1 जो वो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। सवाल आपसे यह है कि मार्क 1 का निर्माण जो वो किसके द्वारा किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मार्क 1 का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर यह सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, ईमानदारी पूर्वक हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप भी इसमें से ईमानदारी दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे इस चैनल पे हमारे परिवार बढ़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और नई मोटिवेशन के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हम आपके बीच में आ भी पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को इसका अगला सेट जो वो सेट 2 आएगा, उसमें से हम लोग 100 क्वेश्चंस के कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।